विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स। उससे पहले उद्देश्य पढ़ने से पहले इसका ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं। भारत में कंपनी विधान का मूल स्रोत इंग्लैंड का कंपनी विधान ही है। इसके अलावा भारत में कंपनी प्रारूप का सूत्रधार अंग्रेजी है, जिन्होंने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सन 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय व्यापार का बढ़ता कद एवं अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर कंपनी अधिनियम की व्यवस्था महसूस की गई। 1884 में इंग्लैंड में कंपनी संबंधी कानून की व्यवस्था की गई। लगभग उसी समय में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बनाया गया, जो इंग्लैंड के कंपनी संबंधी कानून से मिलता जुलता था। सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसके कंपनी के सीमित दायित्व के तत्व को मान्यता प्रदान नहीं की गई। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसमें कंपनी के सीमित दायित्व के तत्वों को मान्यता प्रदान नहीं की गई। लेकिन भारत में सन 1856 में नया संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित करके इस कमी को थोड़ा बहुत दूर किया गया। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी व्यवसायों के लिए सीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना की जा सकती थी। इस अधिनियम में इस बात को शामिल किया गया था। सन 1860 में नया कंपनी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों के भी सीमित दायित्व रखने की छूट दे दी गई। स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम 1956 बनाया गया था, जो कंपनी के नियमन एवं नियंत्रण हेतु बनाया गया था। यह अधिनियम लंबे समय तक प्रभावी रहा। यह अधिनियम काफ़ी लंबे समय तक प्रभावी रहा। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया। समय के साथ नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसके बाद इस अधिनियम के स्थान पर एक संपूर्ण नया कंपनी अधिनियम की स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। नए अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 1913 को पारित किया जा सका। इसके बाद भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 29 अगस्त 2013 को अपनी सहमति प्रदान की और ये विधेयक बिल अधिनियम बन गया। कंपनी अधिनियम 1913 संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। इतिहास देखने के बाद अब हम कंपनी अधिनियम के उद्देश्य, कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य पुराने प्रावधानों को हटाकर नए सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनी में निवेश करने हेतु प्रोत्साहन करना। ठीक है, मकसद क्या था? निवेश करने हेतु प्रोत्साहन करना। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज। ठीक है। दूसरा, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाना एवं न्यूनतम मापदंडों द्वारा कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वसनीयता कायम करना। टू ले डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट इन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। फिर तीसरा है कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित सभी उचित सूचनाओं को प्रकट करना। टू रिक्वायर full and fair disclosures of all reasonable information relating the affairs of the companies। फिर चौथा, अंशधारी के हितों की रक्षा करना एवं अंशधारी के भागीदारी एवं नियंत्रण का सुनिश्चित करना। टू इंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल बाय स्टेक होल्डर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। फिर नेक्स्ट था आपके कंपनी में प्रबंध व्यवस्था में जिम्मेदार व्यक्ति को उनके कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य करना। टू
enforce proper performance of duties by person responsible for the management of companies। छठा, यदि किसी कंपनी का संचालन जन साधारण के हितों के विपरीत किया जा रहा है तो ऐसी कंपनी में हस्तक्षेप एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति देना। ठीक है। टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू इंटरवेंस एंड इन्वेस्टिगेट into the affairs of the companies where the business of companies being carried on in the manner prejudicial to the interest of the shareholder, the companies or the public at large। ठीक। नेक्स्ट भारत में नेक्स्ट है सातवां है, भारत में जो संविधान बना है उसमें नीति निर्देशक तत्व है उसी के अनुरूप उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसी के अनुरूप उसको पूरा करना है। फिर नेक्स्ट है भारत के कंपनी के क्षेत्र का विकास को स्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यावहारिक कानून ढांचा उपलब्ध कराना। क्या कराना? ढांचा उपलब्ध कराना। कौन सा? कंपनी के विकास को स्थायी बनाने हेतु इस विकास के वो स्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यापारिक कानून का ढांचा उपलब्ध कराना। ठीक है। फिर नेक्स्ट औपचारिक प्रक्रिया तथा अनुपालनाओं पर न्यूनतम व्यय द्वारा कंपनी में स्वायत्तता प्रदान करना। स्वायत्तता क्या होती है? स्वायत्तता का मतलब होता है, इंग्लिश में ऑटोनॉमी बोलते हैं उसको, उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्वायत्तता प्रदान करना, कंपनी को क्या मानना? स्वायत्तता प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना। तो कौन सा वातावरण तैयार करना? सकारात्मक वातावरण तैयार करना है इसमें। टू फोस्टर ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। फिर नेक्स्ट है कंपनी की नियमन व्यवस्था पर परस्पर विरोधी क्षेत्राधिकार को टालना। टू अवॉइड ओवरलैपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन इन द एरियाज ऑफ सेक्टोरल रेगुलेशंस। ठीक है। ये आपके कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य हो गए। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो यहाँ पे ये उद्देश्य 11 है उसको बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 लागू होना, मतलब कहाँ कहाँ लागू हो सकता है ये। तो सबसे पहले सभी सरकारी कंपनियों पर, दूसरा है सभी विदेशी कंपनी पर जो भारत में अपना व्यवसाय का स्थान स्थापित कर चुकी अथवा कर रही है। नेक्स्ट तीसरा है किसी भी अपंजीकृत कंपनी पर जो इस अधिनियम के अधीन अपने समापन हेतु आवेदन करती है। फिर नेक्स्ट चौथा है वे सभी लाभधारी समितियां जिन्हें केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। नेक्स्ट साझेदारी, सीमित दायित्व वाली का साझेदारी, सरकारी समिति एवं समिति अथवा अन्य किसी भी प्रकार की व्यावसायिक संस्था पर जिसके पंजीयन हेतु इस अधिनियम के अधीन आवेदन किया जाता है उनको भी क्या है ये अधिनियम लागू होगा, उन पे भी लागू होगा। नेक्स्ट है इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन पंजीकृत कंपनियों पर, वहाँ पे भी लागू होगा। फिर नेक्स्ट है किसी समय विशेष पर प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन सम्मिलित निगम निकाय पर जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर निर्धारित करे। फिर नेक्स्ट किसी विशेष अधिनियम से संबंधित कंपनी पर यदि इस अधिनियम के प्रावधान उसके प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है। इसके अलावा और भी है, जैसे सभी बीमा कंपनियों पर यह अधिनियम तब तक लागू होता है जब तक इस अधिनियम के प्रावधान बीमा अधिनियम 1938 या बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA अधिनियम
1999 के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है। फिर नेक्स्ट, सभी बीमा बैंकिंग या बैंककारी कंपनियों पर जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न सभी कंपनियों पर जब तक इस अधिनियम के प्रावधान विद्युत अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है। तो इस प्रकार ये नियम इनके ऊपर लागू होंगे। और इस प्रकार हमने कंपनी अधिनियम 1913 के थोड़ा हिस्ट्री, इसका इतिहास देखा, फिर इसमें उसके उद्देश्य ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया, 11 उद्देश्य है। फिर कंपनी अधिनियम 13 किस पे लागू होता है उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार हमने कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य और किस पे लागू होता है और थोड़ा इतिहास, कंपनी के इतिहास, बैकग्राउंड के बारे में चर्चा की। ओके, थैंक यू।